इस एनिमे के पिछले पार्ट में आपने देखा कि इसका मेन कैरेक्टर सिनपे नाम का एक लड़का है। सिनपे की बचपन की एक दोस्त जिसका नाम ओशियो होता है, डीमन उसे जान से मार देते हैं और इसके बाद वो डीमन ओशियो के बाद अब उसकी छोटी बहन मियो के जान के पीछे में पड़ जाते हैं। सिनपे मियो को उन डीमन से बचाना चाहता है और साथ ही ओशियो के मौत का बदला भी लेना चाहता है। एक दिन वो डीमन की तलाश में निकला था, तभी एक डीमन उसे जान से मार देता है। लेकिन सिनपे के पास एक हिडन पावर है, वो मरने के बाद फिर से समय में पीछे चला जाता है और ये पावर के बारे में उसे जस्ट अभी के अभी पता चलता है। डीमन के पास भी कई सारे पावर है, जैसे कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। ओशियो के मरने से पहले उसके हमशक्ल का भी एक डीमन हुआ करता था, लेकिन वो डीमन ओशियो की एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी और अब ओशियो के मरने के बाद वो डीमन सिनपे का हर जगह पर ही साथ देती है। सिनपे का एक दोस्त सू और खुद मियो भी उसका हर जगह पर साथ देती है। इसके अलावा मिस नागुमो नाम की एक महिला और नेजू नाम का एक बूढ़ा आदमी भी सिनपे का साथ देते हैं। एक दिन इन सब का मुकाबला सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डीमन से होता है और यहाँ पर भी ओशियो का डीमन बाकी सभी डीमन से मुकाबला करके सिनपे की जान बचाना चाहती है, पर यहाँ पर सिनपे के साथ साथ बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। सिनपे मरने के समय वहाँ पर एक क्वीन डीमन को भी देखता है और उससे उसकी एक नजर मिलती है। सिनपे मरने के बाद फिर से समय में पीछे चला जाता है। इसके बाद सिनपे मिस नागुमो और नेजू को ढूंढता है और उन्हें उस डीमन के बारे में सभी चीजें बता देता है। फिर वो तीनों मिलकर कई सारे डीमन को भी मार देते हैं। यहाँ पर सिनपे ओशियो के डीमन से भी मिलता है। ओशियो का डीमन अपने पावर की मदद से सिनपे को ओशियो के मौत वाले दिन को वापस से दिखाती है। यहाँ पर एक छोटी डीमन होती है जिसने ओशियो को पानी के अंदर में ले जाकर उसका गला दबाकर मार देती है। ये ओशियो की यादें हैं जो कि एक इमेजिनेशन की दुनिया बन चुकी है। लेकिन तभी वो छोटी डीमन सिनपे का हाथ पकड़ लेती है, जो कि किसी भी डीमन के लिए ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन था। उसके हाथ पकड़ने की वजह से सिनपे के हाथ में एक निशान भी बन जाता है। इसके बाद सिनपे अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर उस डीमन के गुफा में घुस जाते हैं। यहाँ पर सिनपे को वही क्वीन डीमन दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर सू की बहन टोकिको भी मौजूद थी और वो डीमन का साथ दे रही थी, पर वो डीमन सू के अलावा टोकिको को भी जान से मार देते हैं। साथ ही मिस नागुमो और सिनपे भी मर जाता है। सिनपे मरने के बाद टाइम लूप में वापस जाने लगता है और यहीं पर हम ओशियो को भी उसके साथ में देखते हैं। और अब इसके आगे साथ ही अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लेना। सिनपे मरने के बाद टाइम लूप में ओशियो के साथ समय में पीछे आ जाता है। सिनपे उस टाइम में वापस आ जाता है जब वो मिस नागुमो और नेजू से मिलकर डीमन के बारे में बातें कर रहा था और इसी दौरान ओशियो भी वहाँ पर वापस आ जाती है। ओशियो तुरंत नागुमो को गले लगा देती है क्योंकि वो पिछले लूप में नागुमो को मरते हुए देखी थी, पर नेजू ओशियो पर बंदूक तान देते हैं। सिनपे उसे रोकता है और मिस नागुमो भी उन्हें रुकने के लिए कहती है। इसके बाद सिनपे उन्हें फ्यूचर में होने वाले सभी घटनाओं के बारे में बताता है। नागुमो ओशियो से हाथ मिलाती है और उसके मेमोरी को स्कैन करती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ओशियो एक डीमन होने के बावजूद भी वो डीमन से मुकाबला करने में अंत तक हमारा साथ दे रही थी। यहाँ मिस नागुमो सिनपे को एक और बात बताती है कि तुम्हारा ये चमकीला आंख क्वीन डीमन का है। ये आंख उस डीमन से किसी तरह से अलग हो गया था और इसी आंख ने ओशियो को भी कॉपी कर लिया है। तुम्हें ये आंख ओशियो ने ही दिया है। इसके बाद सब लोग मिलकर बिल्कुल पिछली बार की तरह ही सियोरी के डीमन का शिकार करने के लिए आ जाते हैं। पिछली बार इन्होंने सियोरी के डीमन को मार तो दिया था, पर वो मरी नहीं थी, इसलिए ये तीनों इस बार उस डीमन को जिंदा ही पकड़ने का प्लानिंग करते हैं। इन सब में ओशियो भी इनका साथ देगी। मिस नागुमो सियोरी के घर के पास आती है। उसकी बचपन की एक दोस्त बाहर आती है और वो मिस नागुमो को अंदर आने के लिए कहती है। नागुमो अंदर जाती है और सीधा ही अपने हथौड़े से उस औरत पर हमला कर देती है क्योंकि ये एक डीमन है। इधर सिनपे उन्हें बताता है कि सियोरी का डीमन मिस नागुमो से बचने के लिए बाहर आएगी और तभी हम उसे पकड़ लेंगे। सिनपे इस दिन को पहले ही जी चुका है, इसलिए उसे पहले से ही सब कुछ पता है। लेकिन तभी मिस नागुमो जख्मी हालत में घर के बाहर गिरती है। इस बार चीजें पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ बदल चुका है। वो 4 हाथों वाला डीमन सियोरी को बचाने के लिए खुद ही यहाँ पर आ चुका है। सियोरी सिनपे से कहती है, तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम ही टाइम ट्रेवल कर सकते हो, मेरे पास भी ऐसे पावर हैं। मैंने तुम्हारे हाथ में जो निशान बनाया है उसकी मदद से चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारा पता लगा सकती हूँ। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। नेजू अपने गन से उस डीमन के परछाई पर 3 शॉट मारते हैं, पर फिर भी उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है, उल्टा वो नेजू को ही जान से मार देते हैं। ओशियो अपने पावर से सिनपे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिनपे फिर से मारा जाता है और वो समय में पीछे चला जाता है। जब सिनपे समय में पीछे आता है तो वो खुद को एक अजीब से घर के पास में पाता है। ये मिस नागुमो की एक तरह की यादें हैं। इस घर के अंदर जाने पर सिनपे को हाइने दिखाई देता है। ये आज से लगभग 14 साल पहले की हाइने हैं। इस समय वो बीमार नहीं थी और तभी हमें वहाँ पर मिस नागुमो को भी दिखाया जाता है। 14 साल पहले नागुमो और हाइने एक दूसरे की दोस्त हुआ करते थे। यहाँ पर हाइने मिस नागुमो को सीडे के बारे में बताती है। हाइने बताती है कि उसके पास 4 हाथ है और वो बहुत ही ज्यादा लालची है। मिस नागुमो को लगता है कि ये शायद बकवास कर रही है, पर सिनपे ये समझ जाता है कि हाइने उसी 4 हाथ वाले डीमन के बारे में बात कर रही है। एक दिन मिस नागुमो हाइने से मिलने के लिए जा ही रही थी, तभी उसे वहाँ पर नेजू मिलते हैं। नेजू मिस नागुमो को समझाते हुए
हुए यहाँ पर दोबारा ना आने का सलाह देते हैं। लेकिन अगले ही दिन मिस नागुमो फिर से हाइने से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन इस बार उसका छोटा भाई रियोनोस्के भी उसे ढूंढने के लिए आ जाता है। तभी रियोनोस्के को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे हाइने दिखाई देती है। सिनपे यहाँ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। रियोनोस्के हाइने के पास जाता है। इधर मिस नागुमो हाइने से मिलने के लिए जा रही थी, तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो जल्दी से आगे बढ़ती है, जहाँ वो देखती है कि हाइने ने उसके भाई के शरीर को आधा खा लिया है और हाइने खून से लथपथ हो चुकी है। मिस नागुमो रोते हुए पूछती है, आखिर तुम मेरी दोस्त होकर मेरे ही भाई को कैसे मार सकती हो? मिस नागुमो को देखकर हाइने इतना जोर से चिल्लाती है कि उसके शरीर से एक आंख फटकर बाहर निकल जाता है और वो आंख खुद ही वहाँ से भाग जाता है। हाइने भी डीमन बनकर जमीन के अंदर में घुस जाती है। मिस नागुमो अपने भाई का ये हाल देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर दो डीमन उसके पास में आ जाते हैं और उनमें से एक डीमन नागुमो पर हमला करने ही वाला था कि नेजू वहाँ पर आकर उस डीमन को गोली मार देते हैं। दूसरा डीमन तुरंत ही अपने पावर से नेजू के शरीर को आधा कॉपी कर लेता है। इधर रियोनोस्के का आत्मा अपनी बहन के शरीर में घुस आता है। वो डीमन नेजू पर हमला करके उसके एक आंख को जख्मी कर देता है। उनमें से एक डीमन चाकू लेकर हमला करने के लिए आता है तो रियोनोस्के उल्टा ही उस चाकू से उसी डीमन की परछाई पर हमला करके उसे मार देता है। दूसरा डीमन पीछे से हमला करने ही वाला था, पर रियोनोस्के 2 सेकंड आगे की चीजों को देख सकता है। वो उसके हमले को 2 सेकंड पहले ही देखकर खुद को उससे बचा लेता है और उसके भी परछाई पर वार करके उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद मिस नागुमो अपना गांव छोड़कर टोक्यो के लिए निकल जाती है। वो पानी जहाज में से अपने गांव को देखे जा रही थी, तभी उसे हाइने भी दिखाई देती है और इतने में ही सिनपे टाइम लूप से बाहर आ जाता है। ये सब सियोरी के परिवार पर हमला करने के लिए जा रहे थे, पर सिनपे इन्हें ऐसा करने से रोक देता है। इधर हाइने भी समय में पीछे आ जाती है और अपने डीमन वाले परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। वो सीडे यानी कि 4 हाथों वाले डीमन को सारी बातें बताती है। सीडे कहता है कि सिनपे जितनी ही बार मरता है तो उसका टाइम लूप घटता जाता है, यानी अगर वो ज्यादा बार मर गया तो उसका टाइम लूप खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सिनपे को ढूंढकर तब तक मारते रहेंगे जब तक कि उसका टाइम लूप खत्म ना हो जाए। दूसरी ओर सिनपे और मिस नागुमो ये डिसाइड करते हैं कि ओशियो अपने पावर की मदद से सभी कोई को अपनी यादें दिखाएगी, जिससे सभी कोई को अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा। मियो जब ओशियो से मिलती है तो वो अपनी बड़ी बहन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। टोकिको भी यहाँ पर है। वो पहले तो डीमन का साथ दे रही थी, पर इस बार वो अपने दोस्तों के साथ है और वो अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए सबका साथ देने का वादा करती है। दूसरी ओर हमें नेजू को दिखाया जाता है जो दूर से सिनपे के घर पर नजरें रखे हुए था ताकि वो मियो के डीमन को मार सके, पर होता कुछ अलग ही है। मियो और सियोरी का डीमन मिलकर नेजू को ही मार डालते हैं। तभी सिनपे अचानक किचन रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंचा? सिनपे ये सोच ही रहा था कि ओशियो और मियो उसके पास आते हैं। फिर सिनपे को याद आता है कि उसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई थी। इसका मतलब नेजू को डीमंस ने मार दिया था। मतलब उन्हें ये पता चल गया है कि नेजू मेरे स्नाइपर है। सिनपे ये समझ जाता है कि उन डीमंस ने ये पता लगा लिया है कि मेरा टाइम लूप का लिमिट खत्म होने वाला है और अब मेरे पास टाइम लूप करने के लिए समय घटता जा रहा है। इसके बाद सिनपे फिर से सब लोगों से जाकर मिलता है और इस बार वो नेजू को भी अपने पास ही बुलाया था। वो सबको बताता है कि मैं फिर से टाइम लूप करके आ रहा हूँ, मेरे पास अब ज्यादा टाइम लूप नहीं बचा है और अगर इस बार मैं जल्दी मर गया तो टाइम लूप भी नहीं कर सकता। सिनपे बताता है कि हाइने ने मिस नागुमो के मेमोरी को स्कैन कर ली थी और इसके जरिए वो हमारे अगली चाल के बारे में जान गई थी, तो इस बार हम कुछ अलग करेंगे। हाइने को इस वक्त इस निशान की वजह से मेरे लोकेशन के बारे में पता है, तो वो हमें ढूंढ ही लेगी, तो चलो एक बड़ा गेम खेलते हैं। सिनपे एक मैदान में अकेला खड़ा हो जाता है। नेजू उस पर दूर से ही नजरें रखे हुए थे। तभी डीमन का पूरा बटालियन सिनपे के पास आता है। हाइने सिनपे को अकेला देखकर समझ जाती है कि ये एक चाल है। सिनपे सभी डीमन को आमने सामने लड़ाई करने का चुनौती देता है। मियो का डीमन बिना देर किए ही सिनपे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सिनपे गायब हो जाता है। ओशियो उसे गोद में उठाकर भागे जा रही थी। मियो उसका लगातार पीछा कर रही थी, पर हाइने उसे रोक देती है। नेजू उस बड़े डीमन के परछाई पर गोली चलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ये शायद डीमन नहीं है। फिर वो डीमन अपने हाथ से ही नेजू पर उल्टा गोली चलाता है, पर नेजू किसी तरह से बच जाते हैं। इसके बाद बाकी सभी डीमन एक साथ मिलकर सभी लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मियो का डीमन इन तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। सू उस पर हमला तो करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी टोकिको अपने पालतू डीमन को बुलाकर मियो को रोक देती है। ओशियो और सिनपे वहाँ से भाग रहे थे और यहीं पर मिस नागुमो डीमन का शिकार करने के लिए तैयार थी। वो सभी डीमन का डट कर मुकाबला कर रही थी और एक एक करके सभी डीमन को मौत के घाट उतार रही थी। सभी डीमन को मारने के बाद वहाँ पर हाइने और वो बड़ा डीमन भी आ जाता है। मिस नागुमो 2 सेकंड पहले ही ये देख लेती है कि सिनपे को गोली लगने वाली है, तो इसलिए वो गोली के रास्ते में खुद ही आ जाती है और उसके कंधे पर चोट लग जाती है। लेकिन ये हाइने का एक चाल था, क्योंकि वो भी 2 सेकंड आगे के चीजों को देख सकती थी। वो डीमन सिनपे पर गोली चलाने ही वाला था कि उन्हीं पर उल्टा हमला हो जाता है। नेजू उन पर गोली
गोलियों की बारिश कर रहे थे। इस दौरान मौका पाकर सब कोई छुप जाते हैं। नेजू भी वहाँ से भाग जाते हैं। हाइने देखती है कि टोकिको अब उनका दुश्मन बन चुकी है, तो हाइने उस बड़े से डीमन को रोक देती है और उल्टा वो उस बड़े डीमन को टोकिको को ही मारने का हुक्म देती है। पर वो डीमन तो मियो के डीमन को ही हेडशॉट मार देता है। हाइने इससे परेशान हो जाती है क्योंकि उसका संपर्क उन दोनों डीमन से टूट चुका है और संपर्क तोड़ने वाली ओसियो थी। सीधे ओसियो पर गोली चलाता है, पर ओसियो बचकर वहाँ से भागने लगती है और ये दोनों डीमन भी उसका पीछा करते हैं। इधर मियो अब भी उस बड़े डीमन से लड़ रही थी और वो उस डीमन के अंदर में घुसकर उसके हाथ को काट देती है। फिर वो कुछ इस प्रकार से टोकिको पर हमला कर ही रही थी कि मियो उसके शरीर पर आग लगा देती है। दूसरी ओर ओसियो का पीछा करते हुए वो दोनों डीमन इनके जाल में लगभग फंस चुके थे। ओसियो का सुनहरा बाल उन दोनों डीमन के ऊपर था और ओसियो अपने बाल को कॉपी करके पेट्रोल में बदल देती है। वो पूरा पेट्रोल उन डीमन के ऊपर में गिर जाता है। ये डीमन कुछ भी समझ पाते तब तक एक आग आकर उन डीमन को जलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो हाइने इस आग से बचकर किसी तरह से निकल जाती है। फिर वो सीधा ही ओसियो की ओर बढ़ने लगती है, तभी सिंपे उसे एक गोली मार देता है। इससे हाइने जख्मी होकर गिर जाती है, पर वो अब भी जिंदा थी। ओसियो गुस्सा होकर उसे मिटाने ही वाली थी, पर हाइने रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे मत मिटाओ, मेरा एक छोटा सा परिवार है। इतने में ही उस बड़े डीमन का एक हाथ ओसियो को पकड़ लेता है और वो दूसरे हाथ से बंदूक चलाकर सिंपे को गोली मार देता है। ओसियो अब उस डीमन के साथ आग में थी और अब उसका भी शरीर जलने लगा था, लेकिन तभी ओसियो आग के अंदर से ही उस डीमन पर हमला कर देती है। वो जिस ओसियो को पकड़ा था वो असली ओसियो नहीं बल्कि वो एक कॉपी था। असली ओसियो तो उसके पीछे थी। वो उस बड़े डीमन को अपने पावर से मिटाने लगती है। तभी उस डीमन का एक हाथ दिखाई देने लगता है, यानी ये कोई इंसान डीमन के कवच के अंदर में छुपा हुआ है। तभी अचानक से आग जलना बंद हो जाता है। सिंपे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दरअसल हाइने ने यहाँ के ऑक्सीजन को ही गायब कर दिया है और इस वजह से इस बड़े रूम के अंदर में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। इस प्रेशर की वजह से खिड़कियों के सभी शीशे टूटकर गिर जाते हैं। मौका पाते ही वो दोनों डीमन वहाँ से गायब हो जाते हैं। हाइने इससे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। सिंपे देखता है कि ओसियो काफी कमजोर हो चुकी है। ओसियो कहती है तुम कैसे हो, तुम्हें तो गोली लगी है, तुम ठीक हो ना? सिंपे कहता है मैंने ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया है, मैंने इसे ऑनलाइन बनाना सीखा था। यहाँ पर डीमन से भारी मुकाबला करने के बाद भी सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके अलावा टोकिको, मियो और सू ने मिलकर मियो के डीमन को भी पकड़ लिया है। ओसियो अपने पावर की मदद से मियो के डीमन को अपना दोस्त बना लेती है। इसके बाद मियो का डीमन अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है, ये भी कि सू के पापा जो एक डॉक्टर है वो डीमन का साथ दे रहे हैं। साथ ही मेरे पास केवल 7 दिन का समय है। अगर कोई डीमन अपने हमशक्ल वाले इंसान को ना मारे तो वो 7 दिनों के अंदर में खुद ही मिट्टी पर मिल जाती है, पर मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद सब लोग सू के पापा के क्लिनिक में जाकर डीमन के बारे में और भी चीजें जानने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद सब लोग सू के पिता के क्लिनिक के पास आ जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें क्लिनिक के अंदर कोई भी सामान दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है डीमन ने सभी चीजों को गायब कर दिया है। मिस नागुमो कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा था जो डीमन नहीं चाहते थे कि वो हमारे हाथ लगे, पर फिर भी वो उस चीज को मिटा नहीं पाए जिसे वो मिटाने के लिए आए थे। ओसियो सिंपे के घड़ी में छुपी हुई थी जो बताती है कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई डीमन मौजूद है। वो लोग बेसमेंट के अंदर में आ जाते हैं जहाँ उन्हें सू की मम्मी का व्हील चेयर मिलता है और तभी उन्हें किसी डीमन का एक छोटा सा झलक दिखाई देता है। ओसियो सिंपे के घड़ी के बाहर आती है, फिर वो अपने एक किक से एक खुफिया कमरे का दरवाजा तोड़ देती है। टोकिको बताती है कि यहाँ ओसियो का डेड बॉडी रखा हुआ था, पर शायद डीमन उसे अपने साथ ले गए। सिंपे इससे थोड़ा दुखी हो जाता है। टोकिको एक टनल के पास आकर बताती है कि ये हिरुको की गुफा तक जाती है। मिस नागुमो को यहाँ से डीमन के होने का एहसास होता है। सब लोग इस टनल के अंदर में जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये सू की मम्मी थी जो सू के पिता को ही मारने की कोशिश कर रही थी। तभी ओसियो अपने पावर की मदद से सू की मम्मी को कंट्रोल कर लेती है। इससे सू की पिता की जान किसी तरह से बच जाती है। सू उस पर बंदूक तान देता है। सू के पिता टोकिको को सबको मारने का हुक्म देते हैं, पर टोकिको उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि डीमन अपना वादा तोड़ देंगे, वो हम सभी को मार देंगे। पर सू के पिता सू से बंदूक छीनकर बिना कुछ समझे ही अपनी ही बेटी को गोली मार देते हैं। फिर वो अपना गन पॉइंट ओसियो की ओर करते हैं, तभी टोकिको उन्हें रोक देती है। टोकिको मरी नहीं है क्योंकि ये टोकिको नहीं बल्कि मियो का डीमन है। टोकिको तो इधर मियो और नेजू के साथ में बिल्कुल सुरक्षित थी। इधर सू अपने ही पिता को मारता है। वो उससे सब कुछ पूछता है तो सू के पिता उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। इस पर मियो के डीमन उसके मेमोरी को स्कैन करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि सू के पिता को पहले ही किसी डीमन ने कॉपी कर लिया है और वो डीमन मर चुका है। इससे सू के पिता इम्यून बन चुके हैं। और तभी हम एक नर्स को देखते हैं जो अपने हाथ में ओसियो के डेड बॉडी को लिए हुए खड़ी थी। ओसियो उसकी तरफ जाने ही वाली थी, पर सिंपे उसे रोक देता है। वो कहता है कि ओसियो के डेड बॉडी को दिखाकर वो हमें अपने पीछे आने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनके जाल में फंस जाएंगे। इसके बाद हमें
समय सू के मम्मी को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ चुका है। ये एक डीमन है पर इसे ये भी पता नहीं है कि वो एक डीमन बन चुकी है। सू के पिता कहते हैं अगर तुम सच में हाइने को मार दोगे तो इससे सभी डीमन मर जाएंगे। सू की मम्मी, ओसियो और मियो सभी कोई मारे जाएंगे। ओसियो कहती है अगर हाइने को मारने से मैं मर जाऊंगी तो मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं होगा, उल्टा अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे खुद ही अपने हाथों से मारूंगी। सिनपे सू के पिता से हाइने का प्लानिंग पूछता है। इस पर वो बताते हैं कि हाइने को बस अपने घर जाना है। वो डीमन का एक परिवार बनाकर गहरे समुद्र के अंदर में चली जाएगी, एक ऐसी जगह जहाँ डीमन के अलावा कोई इंसान नहीं जा सकता। उस जगह में समय नाम का कोई चीज नहीं है। वहाँ जाकर सब लोग अमर हो जाते हैं। मैं, सू, टोकिको और उसकी मम्मी हम सब डीमन बनकर वहीं जाने वाले थे। ये सुनकर सू की मम्मी कहती है तुम जो बोल रहे हो ऐसा हम हरगिज नहीं चाहते। तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुमने जो गलती की है अब उसे सुधारने की बारी है। अपनी माँ की बात सुनकर टोकिको और सू और साथ ही सू के पिता भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद सू के पिता एक फाइल निकालते हैं और बताते हैं कि इनमें उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें हाइने ने निगल लिया है। सिनपे, इसमें तुम्हारे माता पिता के भी नाम है। सिनपे ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है। सू के पिता कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता को हिरोकू की खोई हुई गुफा मिल गई थी और इसलिए सीडे ने उन्हें मार दिया था और उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। यहाँ पर वो सीडे का असली नाम भी बताते हैं और उसकी पहचान भी बताते हैं। इसके बाद रात के समय सभी लोग आराम करने के लिए सो जाते हैं, पर नेजू अब भी जागे हुए थे। वो अपना सामान लेकर कहीं जा रहे थे, तभी ओसियो उन्हें रोक देती है। नेजू कहते हैं कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो ओसियो भी उसके सेफ्टी के लिए उसके साथ ही चली जाती है। कुछ देर बाद नेजू अपने घर पहुँचते हैं। वो ओसियो को घर के बाहर ही रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन ओसियो घर के अंदर आ जाती है क्योंकि उसे घर के अंदर से किसी डीमन के होने का एहसास हो रहा था। नेजू बताते हैं कि ये मेरी बीवी का डीमन है, इसे मैंने बांध कर रखा है। मैं इसे पहले मार नहीं सका पर आज मैं इसे खत्म कर ही दूंगा। काफी लंबी रात बीत चुकी थी। सिनपे का टाइम लूप भी थोड़ा बढ़ चुका है। सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और डीमन का शिकार करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ओसियो और सिनपे एक साथ डीमन का मुकाबला करने के लिए जा रहे थे। मियो सिनपे से कहती है जब तुम वापस लौटोगे तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद सिनपे अपने एक टीचर के घर आता है। यहाँ पर उन्हें एक निशान दिखाई देता है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि उन्हें डीमन ने मार दिया है। ये वही टीचर है जिसने ओसियो और सिनपे को बचपन में पढ़ाया करती थी। डीमन का पीछा करते हुए वो दोनों एक छोटे से जंगल में आ जाते हैं। यहाँ उन्हें किसी बच्चे के चीखने का आवाज सुनाई देता है। यहाँ आकर देखने पर पता चलता है कि एक डीमन जो उनके टीचर का रूप लेकर एक बच्चे को मारने ही वाली है, पर तभी ओसियो समय रहते ही उस बच्चे को लेकर दूर चली जाती है और साथ ही दो छोटे डीमन को भी मार देती है। लेकिन उससे एक डीमन छूट जाता है। वो डीमन बच्चे को मारने ही वाला था, पर वो अपना चाकू सिनपे की ओर फेंक देती है। सिनपे उस चाकू से बचकर सीधा उसके परछाई पर गोली मार देता है। वो डीमन वहीं खत्म हो जाता है। ओसियो उन बच्चों से थोड़ा बात करती है और उन्हें घर जाने के लिए कहती है। इसके बाद सब लोग फिर से एक जगह पर आकर मिलते हैं। कल समर फेस्टिवल है और इन्हें पता है कि समर फेस्टिवल वाले दिन हाइने एक साथ हजारों लोगों को मार डालेगी। इसलिए सिनपे ये सोचता है कि हमें फेस्टिवल ही कैंसिल करवा देनी चाहिए और इसके लिए हम मंदिर के कारीगिरी से जाकर मिलेंगे। मिस नागमो बताती है कि इन डीमन की शुरुआत सन 1732 से शुरू हो चुका था। उस समय इस टापू में भीषण सूखा पड़ा था और हजारों लोग भूख और प्यास के कारण से मारे गए थे। तब समुद्र के लहरों ने एक मरा हुआ बड़ा सा व्हेल मछली को टापू के किनारे में पहुंचा दिया था। सब लोग इस पर टूट पड़ने के लिए इकट्ठा हो गए थे। जब एक मछुआरे की बेटी वहां पर पहुंची तो व्हेल का शरीर चमकने लगा। उसने उस बच्ची का रूप ले लिया और उसके शरीर को गायब कर दी। लोगों ने तब से उसे हिरोकू का नाम दे दिया और उसकी पूजा करने लगे। इधर सिनपे इस मंदिर के कारीगिरी के पास आता है। कारीगिरी उसे घर के अंदर ले जाते हैं। सिनपे के साथ ओसियो भी है, पर वो फिलहाल सिनपे के घड़ी में छुपी हुई है। ओसियो से बताती है कि मुझे यहाँ पर डीमन के होने का एहसास हो रहा है। सिनपे यहाँ पर अपनी बातों से कारीगिरी को फंसाने का कोशिश करता है ताकि उससे कोई भी एक क्लू मिल जाए। वो बार बार डीमन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि इन डीमन की वजह से ही ओसियो मारी गई और उन्हीं डीमंस ने मेरे माता पिता को भी मारा है। ये सुनकर कारीगिरी उसकी बातों को काटने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम शायद ओसियो की मौत को लेकर काफी ज्यादा दुखी हो गए हो, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तभी सिनपे उसे 2 फोटो देता है। ये वही फोटो है जिसे सू के पिता ने सबूत के तौर पर सिनपे को दिया था। ये 400 साल पुरानी तस्वीर है जिसमें कारीगिरी मौजूद था। तो सवाल यह है कि कारीगिरी 400 सालों से जिंदा कैसे है। फिर वो दूसरा फोटो देखता है जो 40 साल पुराना है। इसमें कारीगिरी के साथ साथ हाइने भी मौजूद है और साथ ही एक बच्चा भी मौजूद है। तो फिर इस फोटो का क्या ही मतलब हो सकता है। दरअसल सिनपे के यहाँ आने से पहले ही सब लोग मिलकर ये पता लगा लिए थे कि मंदिर का कारीगिरी ही 4 हाथों वाला डीमन है और सू के पिता ने जो फोटो दिया था उससे ये बात पहले ही कंफर्म हो चुका था। उन्होंने ये भी बताया था कि सीडे ने हाइने की मदद से खुद को ही कॉपी करवा लिया है और इस वजह से वो बार
बार बच्चे के रूप में जन्म लेता है और फिर जवान होकर मंदिर के काम में जुट जाता है। इस तरह करके वो हाइने की मदद से पिछले 300 सालों से जिंदा है, यानी ये डीमन और इंसान का हाइब्रिड है और हाइने इसकी माँ है। कारीगरी अपने बातों से सिन्पे को हमला करने के लिए उकसा रहा था, पर सिन्पे पूरी बात जानना चाहता था। वो उस पर हमला नहीं करता क्योंकि सिन्पे को ऐसा लग रहा था कि ये बस एक कॉपी है। कल ये तो आग में जला था, तो फिर इसके शरीर में जलने का एक भी निशान क्यों नहीं है। ओसियो सिन्पे से उसे गोली मारने के लिए कहती है, लेकिन जब सिन्पे उसे नहीं मारता तो ओसियो खुद ही अपने बालों से उसके 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन कारीगरी के मुस्कुराहट से लगा जैसे कि वो यही तो चाहता था। कारीगरी अब मर चुका है। ओसियो उसे चेक भी करती है। इसके मारे जाने के बाद वो मोबाइल से इसका खबर बाकी सभी लोगों को दे देती है, पर तभी कुछ ऐसा होता है। कारीगरी ओसियो के परछाई पर हमला करता है और इस बार उसके हाथ में चोट भी लगा हुआ था, यानी यही है असली कारीगरी। वो ओसियो को एक झटके में मार देता है और यहाँ पर ओसियो मारी जाती है। ये देखकर सिन्पे उस पर लगातार गोलियां चलाता है, पर वो सीधे मरता नहीं है। इसके बाद वो 4 हाथों वाले डीमन में बदलकर सिन्पे पर अपने भाले से हमला कर देता है। सिन्पे यहाँ पर मारा जाता है और वो फिर से समय में पीछे आ जाता है। ये वो समय है जब सिन्पे और ओसियो बच्चों को डीमन से बचा रहे थे, पर यहाँ पर सिन्पे अकेला है। ओसियो यहाँ से गायब हो चुकी है। बच्चे भी ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। सिन्पे इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है। तभी एक कौवा वहाँ आकर कहता है, तो ओसियो मारी जा चुकी है, ये तो अच्छी बात है। इतना बोलकर उससे एक तेज रोशनी निकली और वो एक छोटी सी बच्ची का रूप ले लेती है। ये हाइने उस छोटी बच्ची को खाना चाहती है। सिन्पे उसे ऐसा करने नहीं देगा, लेकिन सिन्पे के पास टाइम लूप खत्म हो चुका है। अगर वो अभी मारा जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो हमेशा के लिए मर जाएगा। हाइने के एक इशारे में वहाँ पर बहुत सारे डीमन प्रकट हो जाते हैं। सिन्पे कुछ भी करके उनमें से एक को भी हरा नहीं सकता। सिन्पे अपना बंदूक निकालने के लिए अपने पॉकेट को चेक करता है, पर पॉकेट में केवल एक लॉकेट था। सभी डीमन सिन्पे पर हमला कर देते हैं। तभी हाइने सभी कोई को रोक देती है और वहाँ से डर कर भाग जाती है। लेकिन आखिर वो लोग इस लॉकेट से डर कर भाग क्यों गए? सिन्पे ओसियो के मौत के बारे में सब कोई को बता देता है और सभी कोई को टापू के किनारे में मिलने के लिए कहता है। लेकिन ये कॉल सिन्पे नहीं बल्कि हाइने ने किया था। हाइने इस वक्त सिन्पे का रूप ले चुकी है और कारीगरी से मिलकर सिन्पे को मारने का प्लानिंग कर रही है। इधर सिन्पे जब बच्चों को लेकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि मियो और बाकी सभी लोग जा चुके हैं, यानी वो लोग हाइने के जाल में फंस चुके हैं। सिन्पे ये समझ जाता है कि हाइने ने मुझे कॉपी कर लिया है और मेरी आवाज का इस्तेमाल करके सभी कोई को फंसा लिया है। घर के अंदर सिन्पे को मियो का डीमन मिलती है, जो उसे बताती है कि मियो को तुम्हारा कॉल आया था और उसने मुझे यहाँ कैद करके कहीं चली गई है। तभी सिन्पे को मिस नागुमो का भी कॉल आता है। सिन्पे जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे अपना ही आवाज सुनाई देता है। ये हाइने थी। हाइने सिन्पे को टापू के किनारे में आने के लिए कहती है। सिन्पे इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर मिस नागुमो को सिन्पे के उस कॉल पर यकीन नहीं होता। वो बाकी सबको यहीं पर रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि नेजो आप यहीं पर रुककर निशाना लगाना, अगर वहाँ कोई डीमन हुआ तो मुझे आप पीछे से कवर देना, और अगर वाकई वहाँ पर सिन्पे हुआ तो मैं उसे अपने साथ लेकर यहाँ पर आ जाऊंगी। इसके बाद मिस नागुमो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जल्दी ही वो सिन्पे के करीब में पहुँच जाती है, लेकिन ये सिन्पे नहीं बल्कि ये हाइने थी। तभी मिस नागुमो पर सीधे पीछे से वार करता है, पर नागुमो उससे बचकर उसी पर उल्टा वार कर देती है। सीधे बचने की कोशिश करता है पर उसे चोट लग जाती है। सीधे दोबारा से हमला करता है और नागुमो खुद को आसानी से बचा लेती है। सीधे नागुमो से लड़ने के लिए अपने शरीर में डीमन का एक कवच को अपने आप में फिक्स कर लेता है। इसके बाद वो 4 हाथों वाले दानव में बदल जाता है। फिर वो डीमन मिस नागुमो पर हमला शुरू कर देता है और लगातार हमला करता ही रहता है, पर मिस नागुमो भी उससे तेज है। वो बचते हुए उस पर एक हमला करती है और फिर अपने दूसरे हमले से उसे जमीन में धंसा देती है, पर इतने में उसका कुछ भी नहीं होता। वो दोबारा से उठ खड़ा होता है। नागुमो पूरी तरह से थक चुकी है क्योंकि वो कल लड़ाई के दौरान सिन्पे को बचाने में घायल हो गई थी। अब उसे भागना होगा, पर तभी मिस नागुमो अपना बाल खोलती है और उसके भाई का आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाता है। ये दोनों मिलकर फिर से उस डीमन को मारने का प्लानिंग करते हैं। नागुमो कहती है, तुम मेरे बॉडी के अंदर में घुस जाओ। लड़ाई के दौरान मौका पाकर तुम उस डीमन के शरीर में घुस जाना। वो एक इंसान है पर उसने डीमन का कवच पहना हुआ है। तुम उसके अंदर जाकर उसके कवच को उसके शरीर से अलग कर देना। नागुमो उस पर हमला करने ही वाली थी, पर वो डीमन नागुमो पर फायरिंग करता है, लेकिन वो बचते हुए उसके एक हाथ को मार कर तोड़ देती है। वो डीमन भी उस पर वार करके उसके हथौड़े को तोड़ देता है। नागुमो इसके बाद उसके ही हथियार को उठाकर अपनी पूरी ताकत से उस डीमन पर लगातार हमला करती है। इस खतरनाक हमले से इस बार उस डीमन के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल वो डीमन अपनी बॉडी को फिर से रिकवर कर लेता है और देखते ही देखते वो अपना पूरा बॉडी रिकवर कर लेता है। मिस नागुमो यहाँ पर कुछ देर उन डीमन से बात करने की कोशिश करती है ताकि इस दौरान वो अपने शरीर को थोड़ा आराम दे सके। हाइने कहती है कि तुम्हें यहाँ मरने के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए था। मिस नागुमो
इनसे बात करके इनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। मिस नागुमो हाइने को बताती है कि तुम तो अपना घर वापस जाना चाहती हो ना, लेकिन क्या सीडे भी ऐसा चाहता है? उसे तुम्हारे घर जाने या ना जाने का कोई भी परवाह नहीं है, वो बस अपने बारे में सोचता है और वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। हाइने को भी इन बातों पर थोड़ा यकीन होता है, लेकिन सीडे नागुमो की बात को पूरी तरह से नकार देता है। वो कहता है कि ये तुम्हें अपनी बातों में उलझा रहा है, तुम इस पर ध्यान मत दो। इतना बोलकर सीडे नागुमो पर हमला करता है। नागुमो भी उस पर हमला करने का नाटक करती है, पर नागुमो का ये एक चाल था। वो मौका पाते ही सीडे के कवच को नोच कर हटा देती है और नागुमो के भाई का आत्मा उसके अंदर में घुस जाता है। रियोनोसुके इसके शरीर के अंदर घुसकर इसके कवच को खींचना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बार इसके कवच को नष्ट कर ही देता है और इस कवच की वजह से उसे भी एक शरीर मिल जाता है। लेकिन इसी बीच नागुमो इतना जख्मी हो चुकी थी कि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी टोकिको का एक पालतू डीमन सीडे पर अटैक करने ही वाला था कि सीन कट करके हमें सिनपे और मियो के डीमन को दिखाया जाता है। यहाँ पर भी इनके सामने सीडे खड़ा था, लेकिन ये सीडे नहीं बल्कि सिर्फ एक कॉपी है। सीडे बताता है कि मैंने सू और मियो को हिरोको के गुफा में भेज दिया है। अभी तक तो हाइने ने उन्हें खा भी लिया होगा, पर सिनपे और मियो को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। मियो एक वार से ही उसके गले को काट देती है, पर मियो को ये एहसास होता है कि उसका ओरिजिनल शरीर खतरे में है। वो सिनपे को बताती है कि मियो और सू वाकई खतरे में है। सीडे बिल्कुल सच कह रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें वहाँ पर टोकिको और उसका एक पालतू डीमन दिखाई देता है जो पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। सिनपे उसके पास जाता है। टोकिको बताती है कि टापू के किनारे सीडे ने मिस नागुमो को मार दिया है। मुझे भी वो मारने ही वाला था, पर नेजू और तोसुमुरा ने मुझे वहाँ से निकलने में मदद की। बाकी सबकी जान खतरे में है, वहाँ जाकर तुम उन्हें बचा लो प्लीज। इतना बोलकर टोकिको अपना दम तोड़ देती है। मियो कहती है कि हमें जल्दी से टापू के किनारे में पहुँचना होगा। सिनपे को एक बंदूक मिलता है जो सू के पिता का था। इसमें केवल एक बुलेट ही बचा था। सिनपे कहता है कि अगर हम वहाँ चले गए तो हमारे पहुँचने से पहले ही सीडे सबको मार डालेगा। उसे रोकने के लिए केवल एक ही रास्ता है। सिनपे कहता है कि मैं खुद की जान ले लूंगा और समय में पीछे चला जाऊंगा। सिनपे को ये दिखाई देता है कि अगर वो इस समय मरता है तो वो अभी से 6 घंटा पहले के समय में चला जाएगा। सिनपे इसके बाद खुद को गोली मार देता है। फिर वो टाइम लूप के जरिए रीडायरेक्ट होकर उस समय में पहुंच जाता है जब सू और मियो टापू के किनारे की ओर जा रहे थे। मियो सिनपे को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो हमें टापू के किनारे में बुलाए थे। सिनपे बताता है कि वो मैं नहीं बल्कि वो हाइने है जिसने मुझे कॉपी कर लिया है। सू सिनपे के परछाई पर नेल गन से हमला करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये कहीं डीमन तो नहीं है। इसके बाद सिनपे सू और मियो को बच्चों के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद सिनपे मियो के डीमन की मदद से पूरी रफ्तार में आगे बढ़ना शुरू करता है। इधर टोकिको का वो डीमन सीडे पर हमला कर ही रहा था और यहाँ पर मियो और सिनपे भी पहुँच चुके हैं। सीडे अपने एक ही बार से उस बड़े डीमन को नष्ट कर देता है। सिनपे मियो के साथ यहाँ पर आ जाता है। तभी वो देखता है कि सीडे ने मिस नागुमो को भाला मार दिया है। सिनपे को बहुत जोरों का गुस्सा आता है। नेजू कहते हैं लगता है आज हम मारे जाएंगे, हमें जल्दी यहाँ से किसी भी तरह करके निकलना होगा। सिनपे मियो जल्दी करो, हम इनसे जीत नहीं सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। पर सिनपे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। नेजू कहते हैं कि अगर तुम फिर से मारे गए तो तुम्हारे पास एक भी टाइम लूप नहीं बचा है, तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। नागुमो के मौत को जाया मत होने दो, हम फिर से वापस आएंगे, अब चलो यहाँ से। दूसरी ओर हाइने को सिनपे के पॉकेट से कुछ चमकदार चीज दिखाई देता है जो उसे जानी पहचानी सी लगती है। इस चीज को देखकर हाइने थोड़ा घबराहट महसूस करती है। हाइने को अपनी हार का एहसास होने लगता है। वो वहाँ से भागने का सोच रही थी। तो अब इसके आगे क्या होगा? क्या हाइने वहाँ से भाग जाएगी या सिनपे और हाइने के बीच मुकाबला होगा? और अगर मुकाबला हुआ तो जीत किसकी होगी? ये सब जानेंगे हम अगले पार्ट में, और अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।